तेरी औकात नहीं है करने की, लेकिन मुझे तो ये करना था। जुनून। मुझे लगता है कि मैं अपने टारगेट के प्रति जुनूनी हूँ। ये सिंगल लाइन के पीछे की स्टोरी क्या है? जीडी का सिलेबस तो बहुत छोटा है ना, जीके को छोड़कर मतलब ये नॉर्मली है सिलेबस ना। कोई भी बच्चा 6 से 8 महीने के अंदर उसको डेडिकेटेड होकर पढ़े तो कंप्लीट कर सकता है। लेकिन फिर क्या कमी रह जाती है कि बच्चे पिछड़ जाते हैं। एक आइडियली बच्चों को कितनी देर पढ़ना चाहिए, कितनी देर तुम पढ़ते थे। 350 मॉक लगाए। इसकी जितनी भी पढ़ाई है उसका सारा खर्चा इसकी मम्मी ने उठाया है। एक प्राइवेट स्कूल के अंदर पियोन की जॉब करते हैं। पिछली बार ऐसी क्या गलतियां की और उनको इस बार कैसे दूर किया, जिसके कारण एसएससी की रग पकड़ में आ गई। हाँ दोस्तों, आज मैं आपको मिलवाने वाला हूँ एक ऐसे बच्चे से जो इतना जुनूनी था कि रात को 2-2 बजे उठकर लाइब्रेरी चला जाता था। फेल हो जाने पर रोने के बजाय 17-17 घंटे पढ़ने लगा। जो पाँव में कांच चुभ जाने पर भी दौड़ता रहा। जिसको सुख सुविधाओं के नाम पर केवल 2 वक्त का खाना मिला। फिर भी वो आज ऑल इंडिया रैंक 7 बनकर हमारे साथ मौजूद है और अपनी जर्नी की लर्निंग्स को शेयर करने आया है और अपने लाखों भाई बहनों को वो क्वालिटीज बताएगा जिसने उसको टॉपर बना दिया। आप भले ही एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, सीपीओ, सीएचएसएल, जीडी, रेलवे या फिर किसी भी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तैयारी के दौरान हर एक एस्पिरेंट्स की मानसिक स्थिति सेम जैसी रहती है। वो सेम कंडीशंस, सेम समस्याओं का सामना करता है। तो हमारी ये जो बातचीत है उन सभी समस्याओं को एक सही डायरेक्शन में सुलझाने का रास्ता बनेगी। वो समस्याएं आपकी मतलब फेलियर को हैंडल करना हो सकता है, आर्थिक समस्याएं हो सकती है, मानसिक उलझने हो सकती है जिनका सॉल्यूशन आपको कहीं मिल नहीं रहा है। हमारे साथ मौजूद है अनीस सैनी, ऑल इंडिया रैंक 7 एसएससी जीडी 2025। हाँ तो अनीस, तुम्हारे पास तो प्रॉपर गाइडेंस थी, मैं था, राजा सर थे, लेकिन हमारे देश में लाखों भाई बहन ऐसे हैं जिनके पास प्रॉपर मतलब कि कोई ऐसा मेंटर नहीं होता जो उनको बता सके कि किस डायरेक्शन में जाना है। मतलब किसी दिन अगर उनको वो उदास हो गए, हताश हो गए, तो वापस मोटिवेट करके उनको पढ़ाई पे लाए, उनको रास्ता दिखाए, इस तरीके से उनकी मंजिल को पाने के लिए उनको मोटिवेट करे। इस तरीके से मतलब उनको बहुत रेयर कंडीशन में होता है। और सेलिब्रिटी टीचर तो तुम्हें पता ही है, सिर्फ टॉपर्स के पीछे भागते हैं। तो हमारी जो बातचीत है ये कुछ हम इस तरीके से करने वाले हैं कि उन बच्चों के लिए ये कंप्लीट स्ट्रेटजी का रोल प्ले करे, उनके लिए एक कंप्लीट पाथवे बन जाए। तो इस बातचीत में बिल्कुल एकदम से रो बातें करना, एकदम जो असलियत में जो तुमने फॉलो करी है, जो तुम्हारी प्रॉब्लम तुमने फेस करी इस तैयारी के दौरान, जो तुम्हारी लर्निंग है वो वास्तव में मुझे बता के जाना। ऐसे नहीं हवाई हवाई बातें करके जो सभी नॉर्मल ट्रेंड है उसको बातें को बोल के आप निकल जाओ, ठीक है। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि एसएससी ने तो भारत भ्रमण करवा दिया होगा तुम्हें। तुम्हें ये बताओ कि तुमने भारत भ्रमण कर लिया तो तुम्हें घूमना अच्छा लगता है कि नहीं लगता? यस सर, बहुत अच्छा लगता है। तो चलो हम ये घूमते हुए ही आगे बातचीत करते हैं। ये तुम्हारा सेकंड अटेम्प्ट था, तो पिछली बार ऐसी क्या गलतियां की और उनको इस बार कैसे दूर किया? पिछली बार प्रैक्टिस में थोड़ी कमी रह गई, जिसके कारण लैंग्वेज और जीएस में अच्छा स्कोर नहीं कर पाया। प्रैक्टिस की कमी के कारण लैंग्वेज में सिली मिस्टेक्स का पता नहीं चला, पेपर में 5-6 क्वेश्चनों में सिली मिस्टेक हो गई। और जीएस में पुराना कंटेंट पढ़ने के कारण पेपर में सब कुछ नया नया लगने लगा, इसलिए अच्छा स्कोर नहीं कर पाया। इस बार अपनी स्ट्रेटेजी 100% बदली और लैंग्वेज में मैक्सिमम प्रैक्टिस की और जीएस में अपडेटेड कंटेंट पूरा पढ़ा। 2024 एसएससी जितनी एसएससी की एग्जाम करवाई थी उन सभी को मैंने रिवाइज किया, उनका प्रीवियस ईयर सोल्व किया, जिसके कारण एसएससी की रग पकड़ में आ गई, जिससे ये पता चला कि एसएससी कहाँ से और किस टाइप के पर्सन बना रही है। तो इसलिए इस बार मैक्सिमम प्रैक्टिस की और जीएस में अपडेटेड कंटेंट पढ़ने के कारण इस बार दोनों में मेरा अच्छा स्कोर रहा और इस बार मेरा ऑल इंडिया रैंक 7 आया। क्या स्कोर रहा इस बार जीएस इस बार लैंग्वेज में? लैंग्वेज में मेरे 19% सही थे, 36.50, और जीएस में मेरे 32 स्कोर रहा। और मैथ और रीजनिंग में तो पूरा स्कोर रहा। पूरा स्कोर। जब पिछली बार मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया था तो गांव मोहल्ले वालों का क्या रिएक्शन था? हाँ, जब पिछली बार फिजिकल मेडिकल सब कुछ पास हो गया था तो वो डर गए, लेकिन जब फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ तो उनके मन को थोड़ी तसल्ली मिली और मेरे को बोलना शुरू कर दिया कि तेरे बस की नहीं है, तेरी औकात नहीं है करने की, तू भी अपने माँ बाप की तरह कोई काम धंधा देखना शुरू कर दे। लेकिन मुझे तो ये करना था और आज वही लोग बोलते हैं कि हमें पता था तू कुछ ना कुछ बड़ा करने वाला है। वही समाज वालों की नॉर्मल बातें।
जब भी कोई इंसान अपनी मंजिल के इतनी पास आकर चूक जाता है तो उसका सेल्फ डाउट आना स्वाभाविक बात होती है। तो जब तुम्हें पिछली बार लिस्ट में नाम नहीं मिला था तो क्या तुम्हें भी डर लग रहा था? क्या तुम्हें सेल्फ डाउट आ रहे थे कि क्या पता इस बार होगा कि नहीं होगा? सेल्फ डाउट तो बहुत आए थे भैया, ये भी लग रहा था कि इस बार पता नहीं अपना होगा या नहीं होगा, लेकिन आपसे वो की हुई वो बात जो आपने बताई थी कि जो इस बार का फेलियर है वो अगली बार का टॉपर बन के निकलेगा, आपकी ये बात लाइनें बहुत मोटिवेट किया। उससे लगातार 3-4 दिन तक मैंने लाइब्रेरी में 17-17, 18-18 घंटे की सीटिंग निकाली और दोबारा रीस्टार्ट किया। एक ट्रेन छूट गई, इसका मतलब ये है कि हो सकता है अगली ट्रेन में आप सबसे पहले बैठो। तुम में और उस बच्चे में क्या डिफरेंस है जो तुम्हें लगता है कि उस क्वालिटी ने तुम्हें टॉपर बना दिया, और उस क्वालिटी को कोई भी बच्चा अपना ले तो वो भी टॉपर बन सकता है? जुनून। मुझे लगता है कि मैं अपने टारगेट के प्रति जुनूनी बहुत हूँ। जैसे मैंने आज कोई भी अपना टारगेट डिसाइड किया है वो मैं आज कंप्लीट करके आगे नेक्स्ट डे पे अपनी स्टडी को शिफ्ट करता हूँ। ये नहीं कि मैंने आज जैसे डिसाइड किया कि मैंने मैथ के इस चैप्टर को कंप्लीट करना है, जीएस में ये चैप्टर कंप्लीट करना है, तो मैं आधा करके बीच में छोड़ दिया कि बाकी मैं कल कर लूंगा। ये नहीं, ये चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, आज अगर मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं पूरा कंप्लीट करूंगा, मेरा ये टारगेट है कि 100 क्वेश्चन निकालने, 50 निकालने, 150 निकालने, इसकी प्रैक्टिस करनी है, 2 मॉक लगाने, 3 लगाने, वो मैं अपना आज के दिन में ही कंप्लीट करता हूँ। चाहे उसमें मुझको 2 घंटे लगे, 5 लगे, चाहे 15 लगे, वो कंप्लीट करके नेक्स्ट डे शिफ्ट होता हूँ। मेरे को लगता है जैसे मेरे दोस्त भी बहुत है, अब उनमें मेरे से ज़्यादा नॉलेज है लेकिन उन्होंने मेरी जितनी प्रैक्टिस नहीं की, इस कारण आज उनके स्कोर थोड़ा कम रह गया, उनको ओपन पोस्ट मिली या फिर वो फाइनल कट ऑफ से बाहर हो गए। यही कारण है कि उन्होंने प्रैक्टिस थोड़ी कम की है। मेरे को ये लगता है कि मैक्सिमम जितनी प्रैक्टिस हो सके और अपना टारगेट डिसाइड करना। हाँ दोस्तों, तो आप मतलब कि जीवन में कहीं भी चले जाओ, आपको अपने टारगेट के प्रति समर्पित होना पड़ेगा। ये जरूरी नहीं है कि आप गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप जीडी की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप सीजीएल की प्रिपरेशन करो, इंस्पेक्टर बनो, आप किसी भी एरिया में चले जाओ, किसी भी बड़े से बड़े आदमी को देख लो, वो अपने टारगेट के प्रति समर्पित है। जब तक आप सिंगल माइंडेड नहीं बनोगे तब तक आप जीवन में कुछ बेहतर नहीं कर सकते। आप साधारण जीवन बिता लोगे, जब बाकी सारे लोग बिता रहे हैं उसी भीड़ में आप चलते रहोगे, लेकिन जिस दिन आप सिंगल माइंडेड होके अपने लक्ष्य के पीछे दौड़ने लगे, उस दिन देखना आप चमत्कार कर दोगे। जीडी का सिलेबस तो बहुत छोटा है ना, जीके को छोड़कर, मतलब ये नॉर्मली है सिलेबस, है ना। कोई भी बच्चा 6 से 8 महीने के अंदर उसको डेडिकेटेड होकर पढ़े तो कंप्लीट कर सकता है। लेकिन फिर क्या कमी रह जाती है कि बच्चे पिछड़ जाते हैं। एक आइडियली बच्चे को कितनी देर पढ़ना चाहिए, कितनी देर तुम पढ़ते थे? मैं लगभग हर दिन 6 से 8 घंटे कंसिस्टेंसी से पढ़ता था। ये नहीं कि एक दिन 12 घंटे पढ़ लिया, दूसरे दिन 5 घंटे, 3 घंटे, लेकिन कंसिस्टेंसी ज़रूरी है बच्चे को। तो मैं 6 से 8 घंटे डेली रोजाना देता था। और रही बात की सिलेबस की कि सिलेबस छोटा है, डेडिकेटेड, तो बच्चे आजकल जो मैक्सिमम गलती है ये कर रहे हैं कि उन्होंने मतलब उनको ये पता है कि वेटेज इसका इतना है, फिर भी वो उस चीज़ में ज़्यादा टाइम अपना ख़राब करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के मैं आपको बताता हूँ, साइंस, जीडी में साइंस के मुश्किल से 5 शिफ्टों में देखें तो अपने 1 या 2% देखने को मिलते हैं, वो भी नॉर्मल। जो बाहरी साइंस अगर अपन 100 प्रीवियस ईयर या फिर कुछ भी लगाए तो उनसे भी वो % देखे जा सकते हैं, लेकिन फिर भी बच्चा उसको 15 घंटे, 20 घंटे या 50 घंटे देता है उसके सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। पता नहीं उसको व्याख्याता पढ़ने की क्या होड़ मची हुई। जैसे सेम बात अपन हिस्ट्री में अप्लाई करें तो हिस्ट्री में एसएससी अब नए पैटर्न के हिसाब से मॉडर्न हिस्ट्री ज़्यादा पूछ रही है, और जबकि बच्चा फिर भी वो अपनी जो पुरानी हिस्ट्री है उस पर ज़्यादा ध्यान देता है, उनको ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करता है क्योंकि उसमें उसको आनंद आता है। लेकिन रियल में वहाँ से % आ नहीं रहा है, तो बच्चे को वो नुकसान डाल रहा है, वो टाइम खराब कर रहा है। वो आगे जहाँ उस टाइम का सदुपयोग करके आगे मैथ रीजनिंग का एक मॉक एक्स्ट्रा लगा ले या फिर और कर ले। यही कारण है कि एक बच्चा जो 6 से 8 घंटे पढ़ के भी बढ़िया स्कोर कर देता है, एक बच्चा जो 15 घंटे पढ़ रहा है फिर भी उसका स्कोर नहीं आ पा रहा है। इसका कारण यही है कि वो गलत डायरेक्शन में जा रहा है। उसको अपनी एग्जाम पैटर्न समझना चाहिए और उस हिसाब से अपना सब कुछ डेडिकेटेड हो गए। मेरी भी ये बात पिछले अटेम्प्ट के बाद समझ में आई। अगर पिछली बार मेरी ये बात समझ में आ रही तो आज मैं पिछली बार ही मेरे को जॉब लगे हुए 1 साल हो जाती, लेकिन वो तब मेरे समझ में नहीं आई। फेलियर के बाद ही बच्चों को समझ में आता है। सही है। तो जो भी अपना जो मेन टारगेट है वो आपका एग्जाम क्रैक करना है, ये नहीं कि आपको लेक्चरर बनना है। लेक्चरर बनना है आपको एग्जाम करके बनो। बहुत सारे स्कोप है, बहुत सारे टीचर ऐसे हैं, बहुत सारे आप कितना भी पढ़ सकते हो, पढ़ने की कोई लिमिट नहीं है। लेकिन पहले आपको अपना एग्जाम क्रैक करना है,
तो उसी डायरेक्शन में आपको पढ़ना चाहिए। जैसे आपको टीचर, जैसे भाई ने बताया है कि आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक आपको मतलब प्रीवियस एनालिसिस जरूर करना है। आपको अगर कोई किसी टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उसको छोड़ दो, उसका वेटेज कम है तो उसको छोड़ दो, ठीक है। मॉक टेस्ट का रहता है, मॉक टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट कब लगाने स्टार्ट कर देने चाहिए, कितने लगाने चाहिए, तुमने कितने मॉक टेस्ट लगाए थे? मॉक टेस्ट लगाने की शुरुआत जब अपना मैथ रीजनिंग का 70 से 75% सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो अपने को मॉक टेस्ट लगाने शुरू कर देने चाहिए, क्योंकि उससे अपने को एग्जाम अप्रोच समझ में आएगी। अपने जो तरीका अपन ने सीखा है, कैलकुलेशन फास्ट करने का तरीका सीखा है या फिर किसी पर्सन को सीधा करने का तरीका सीखा है, वो अपने को पकड़ में आएगा। पेपर में अपने को उस टाइम पे, पेपर के टाइम पे अपना क्लिक होता है या नहीं होता, उससे अपनी सिली मिस्टेक्स होनी बंद हो जाएगी, जिससे इम्प्रूवमेंट अपने अंदर आएगा। और कि कई बच्चे ये सोचते हैं कि अपना 100% सिलेबस हो जाए उसके बाद मैं मॉक टेस्ट लगाना शुरू किया, अभी तो मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं, अभी कैसे लगाऊं। तो ये तो कभी होगा नहीं कि 100% सिलेबस कोई आदमी कंप्लीट करे और उसके बाद मॉक वगैरह लगाना शुरू करे। और इतना टाइम भी नहीं है कि एक एग्जाम का मतलब फाइनल रिजल्ट आता है उसके 30-35 40-45 दिन बाद दोबारा नया एग्जाम आ जाता है, जिससे बच्चों डाइवर्ट तो हो ही जाता है। तो इसलिए मॉक लगाने जरूरी है। मॉक उनको सही टाइम पे शुरू कर दें, 70 से 75% सिलेबस होते ही मॉक लगाने शुरू कर दें। और मैंने लगभग 350 मॉक लगाए हैं। सभी की अपनी अपनी क्षमता है कि कोई 50 मौकों में अपने आप को सीमित मान लेता है, कोई 100 में करता है। मैंने 350 लगाए हैं, जिससे जो जितनी करेगा उसको प्रैक्टिस उतनी अच्छी मिलेगी, बेनिफिट। और मॉक से भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जो प्रिपरेशन के दौरान बच्चों को हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। मॉक लगाना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मॉक के बाद जो 1 घंटे का मॉक, उसके बाद 2.5 घंटे का जो सॉल्यूशन है उसका एनालिसिस अपने को करना है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें जैसे कुछ भी हो, अपने को चारों सब्जेक्ट अपने को एक अलग अलग डिवाइड बांट के करना है कि उसमें मेरा ये पर्टिकुलर टॉपिक गलत हो रहा है, या फिर मेरे इस टॉपिक से सवाल कभी बना ही नहीं आज तक, या मैं जो इसमें तुक्का मारता हूँ तो भी मेरा सही होता है। तो इससे अपने को पता चलता है कि अपन कहाँ परफॉर्म कर रहे हैं, कि 100 बंदे 500 बंदे या 5000 बंदों में अपन कहाँ परफॉर्म कर रहे हैं, अपनी परसेंटाइल कितनी आ रही है, अपने नंबर कितने से कितने बीच में बन रहे हैं, अपने को कितने % अटेम्प्ट करने चाहिए, जिससे मैं कम से कम कट ऑफ जितना तो लेके आ पाऊँ। ये मॉक लगाने के लिए ये समझ में आया कि कभी भी पूरा 100% का इंतजार नहीं करना चाहिए। 100% ना तो कोई आज तक कर पाया है। किसी भी फील्ड में चले जाओ, आप ये देखोगे कि जब तक मैं 100% परफेक्ट नहीं बन जाता तब उसके बाद ही कोई काम करूंगा। तो आज तक ना तो कोई 100% परफेक्ट है, ना ही आगे नियर भविष्य में पॉसिबल है ऐसा कि कोई भी 100% कर पाए। 100% परफेक्ट बन ही नहीं सकता कोई इंसान। मॉक एनालिसिस के बारे में क्या बताएंगे? मॉक एनालिसिस के बारे में आपने बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट है, मॉक मत लगाओ। अगर आप एनालिसिस नहीं कर सकते तो आप मॉक भी मत लगाओ, उससे टाइम को आप कहीं और डाइवर्ट कर दो, है ना। या तो आप कोई सेक्शनल चीज आप रिवाइज कर लो, हिस्ट्री रिवाइज कर लो, जीके रिवाइज कर लो, कुछ और कर लो। मॉक नहीं, अगर एनालिसिस नहीं कर सकते तो आप मॉक भी मत दो, वो 1 घंटा और कहीं यूज करो, आप रील स्क्रॉल करो, यही मान ठीक है। मॉक एनालिसिस करते वक्त क्या सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं जो एक बच्चे को ध्यान में रखनी चाहिए? सुपर इंपॉर्टेंट, मतलब उसके बिना तो मॉक एनालिसिस कंप्लीट माना ही नहीं जाएगा, वो बता दो। मॉक एनालिसिस करते समय अपने को, मेरे हिसाब से जैसे मैंने क्या किया मैं ये बता सकता हूँ। मैंने अपने चारों सब्जेक्ट की कॉपी अलग अलग डिवाइड कर रखी है, जिसमें मेरा रीजनिंग में कोई टॉपिक गलत हुआ, आज मान लो मैंने सिली मिस्टेक की है, तो मैंने वो लिखा कि भाई ये सिली मिस्टेक मेरे को नहीं करनी है। मैंने 20, 25, 10, 15 जितनी भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस की, या फिर ऐसा कोई आया मैथ में कि मेरे को वो टॉपिक नहीं समझ में आया, तो उस टॉपिक से रिलेटेड 100 क्वेश्चन 500 क्वेश्चन या उसका थ्योरी में दोबारा रिवाइज करके आया। इससे क्या होता है कि अपने को दोबारा आगे जब वो सवाल आता है, जैसे अब आज मेरा मान लो कि कोई नाव धारा का प्रश्न आज मॉक में गलत हुआ, अब मैंने उसके 20% या 50 उसको लिखा, फिर आगे आने वाले उस मॉक में मैं नेक्स्ट मॉक में उसमें सिली मिस्टेक नहीं कर पाऊंगा, मेरे को खुद वो दिमाग में आगे आएगा कि ये ऐसे करना है। तो ये होता है। और दूसरी बात कि जीएस में जैसे कि अपना आज मॉडर्न इंडिया का कोई सवाल गलत हो गया, या अपने को कोई डेट का सवाल गलत हो गया, तो जिससे अपने वो लिखा और उसके बारे में और 5 बात जानने की कोशिश की, तो अब आगे सेम, अब नेक्स्ट मॉक में सेम वो पर्सन तो आना नहीं है, लेकिन उसके बारे में जैसे अपने को पास आया कि गांधी जी विदेश से भारत कब लौटे, अपन ने 1915 ये अपने को सीधा याद हो गया। मान लो मैंने मॉक में 1920 भर दिया या कुछ भी किया, फिर मैंने उस बात के बारे में, गांधी जी के बारे में 50 वर्ड या फिर 50 लाइन वो पढ़ के आया, तो मैं आगे मान लो कभी आए कि गांधी जी ने चंपारण कब किया, नील आंदोलन कब किया,
तो मेरे वो पीछे वाला पड़ा हुआ काम आ जाए। इसीलिए कहाँ से लौट के आए हाँ थे, वो कहाँ भी तो से, पूछ सकते हाँ थे। हाँ। ये इससे क्या है कि अपने को फिर अपने दिमाग में क्लिक होना शुरू होता है कि अपन को जैसे गांधी जी का कोई प्रश्न है तो अपने गांधी जी की 20 बातें अपने दिमाग में आने लगती है कि गांधी जी ने ये भी किया था, ये भी किया था, नील आंदोलन भी किया, चंपारण भी किया। इससे व्यक्ति की जो दिमाग, विजुअलाइजेशन हाँ होता है, विजुअलाइजेशन वो जैसे हम हमेशा बात करते हैं कि विजुअलाइज करके पढ़ाते हैं, तो वो वास्तव में विजुअलाइजेशन जो बता रहे हैं भाई, वही बात होती है। मतलब कि उससे एक्शन कर लिया हमने और उसको अलग अलग डायमेंशन में हमने सोचना शुरू कर दिया। इसी तरीके से विजुअलाइज करके पढ़ेंगे तो हम बहुत ही फास्ट लंबे समय तक याद कर पाएंगे। भले ही आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो उसको, ऐसा नहीं है कि मैथ पढ़ेंगे, आप जीके में जैसे भाई ने बताया उस तरीके से कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर की बात करें तो जीडी के कौन से ईयर तक के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुमने सोल्व कर रखे थे? प्रीवियस ईयर में जीडी के मैंने शायद 2017 तक के सोल्व कर रखे हैं। उनमें जैसे अभी पैटर्न बदलने के बाद 2 बार एग्जाम हुए हैं तो वो भी कर रखे हैं मैंने। वो तो 2024 वाला और 2023 वाला वो पूरे कर रखे हैं, और 2017 तक सेक्शन वाइज मैथ, रीजनिंग, हिंदी तीनों पूरे कंप्लीट करके आए। क्योंकि जीएस में तो कुछ अपडेट होता रहता है, जैसे पहले एसएससी पुराने पैटर्न के सवाल पूछता अपडेट हो, लेकिन मैथ रीजनिंग तो सेम है, टॉपिक वही है, कॉन्सेप्ट वही है, तो इसलिए मैं उन 2017 तक के मैंने सोल्व कर रखे हैं। जैसे कि जीके की बात करें, जीके में पहले वन लाइनर ज्यादा पूछते थे, और इस लेकिन बार आजकल तो वो थ्योरिकल बेस या फिर मिलान वाले क्वेश्चन का एसएससी फेवरेट बनी है उनकी। तो क्या केवल जीडी के प्रीवियस ईयर पर ही स्टिक रहे हो या फिर किसी और एग्जाम के भी प्रीवियस ईयर सोल्व किए हैं? जैसे सर मेरे बीच में ये होने लगा कि मेरे से 60 मिनट में ऐसे क्वेश्चन करना मुश्किल हो रखा था कि मेरे मैथ रीजनिंग में 15-20 मिनट लग जाते, मैथ में 25 से 30 मिनट लग जाते, तो जीएस और हिंदी में वो सोचने का टाइम नहीं मिलता, एक बार पढ़ा और उनको करना पड़ता था। तो इसके लिए आपने मुझे सजेस्ट किया था वो कि सीएचएसएल या सीजीएल के सेक्शन मॉक जो 25 मिनट में 25%, उनमें क्या है कि मेरे से 25 तो बहुत, जैसे मैं 5 लगाता तो एक में मेरे से 25 में 25 सोल्व हो पाते, लेकिन मैं 20 प्लस हर में कर जाता, जिससे क्या कि मेरी स्पीड और आपकी वो किंग ऑफ कैलकुलेशन वाली वीडियो वो बहुत हेल्प है। उसमें सीपीआर है, आर्यन रेशियो है, और जो डिजिट सम है, ये वो सभी यूनिट डिजिट है, वो सब कुछ एक साथ फिर अपनी मॉक में वो अप्लाई करना शुरू करते, तभी वो एग्जाम में अपन अप्लाई कर पाते हैं। सीधा एग्जाम में अप्लाई करना बहुत मुश्किल होता है। हाँ, क्योंकि बार बार प्रैक्टिस करेंगे ना, तभी वो मेथड आपके बनते हैं। ऐसे तो मतलब कि दुनिया में बहुत सारा नॉलेज है, लेकिन उसको अपना बनाना पड़ता है, उसको बार प्रैक्टिस करते रहो, और एक लेवल ऐसा आ जाएगा कि वो मेथड आपके हो जाएंगे। कोई बोल ही नहीं सकेगा कि ये मेथड मैंने कहीं और से सीखी है। तो प्रैक्टिस जो है वो मेन टूल है। आप भले कोई भी एग्जाम करो, कोई भी आप फील्ड में चले जाओ, प्रैक्टिस सबसे इम्पोर्टेंट चीज मानी जाती है, और आपको बार प्रैक्टिस करते रहना है हमेशा। तुम्हें मम्मी के हाथ का कौन सा खाना अच्छा लगता है? मम्मी के हाथ के तो सभी फूड अच्छे ही लगते हैं, लेकिन अब वो कुछ दिनों बाद में नहीं खाने को मिलेंगे, वही कि घर में मेहमान बन के आना पड़ेगा, वो तो सब कुछ अपने को करना ही पड़ता है मैनेज। सही है। देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये मेरा छोटा भाई है, मेरे सगा छोटा भाई है, मेरे सगा चाचा जी का लड़का है। इसकी जितनी भी पढ़ाई है उसका सारा खर्चा इसकी मम्मी ने उठाया है। तो इनकी छोटी 2 बहनें हैं, इसका पूरी पढ़ाई का खर्चा, वो भी एक साधारण सी तनख्वाह के अंदर, एक प्राइवेट स्कूल के अंदर पियोन की जॉब करते हैं। इसकी मम्मी तो मेरी चाची जी हैं वो, तो उस साधारण सी तनख्वाह के अंदर वो सब कुछ मैनेज किया है। उन्होंने इतना स्ट्रगल देखा है, उस स्ट्रगल का परिणाम ही है कि इसकी ऑल इंडिया रैंक 7 आई है। और बाकी जितनी भी है, गाइडेंस तो है ही, बाकी सारी मेहनत इसी की है ना। तो कभी भी जीवन के अंदर ये नहीं रोना है कि परिस्थितियां मेरे फेवर में नहीं थी। परिस्थितियां कभी भी आपके फेवर में नहीं होती, कभी भी किसी इंसान के नहीं हुई है। जो भी इंसान महान बना है, जिसने कुछ बड़ा हासिल किया है, वो उन परिस्थितियों के खिलाफ लड़कर ही महान बनता है। तो कभी भी जीवन में अगर कुछ आगे बढ़ना है, कुछ करना है, तो इंतजार नहीं करना है कि परिस्थितियां मेरे फेवर में होगी। फेवरेट फूड ऑर्डर करो। इसमें पनीर लबाबदार ले आओ भैया, एक तो रोटी में तंदूरी बटर रोटी और डेजर्ट में रसगुल्ला फेवरेट है तुम्हारा। ठीक है भैया, एक बार तो इतना ले आओ, फिर और आर्डर आगे बताते हैं। फिजिकल की तैयारी के दौरान मतलब कि किस टाइम स्टार्ट करी थी फिजिकल की तैयारी? प्रिपरेशन के दौरान स्टार्ट कर दी थी या फिर मतलब कि लास्ट में एग्जाम होने के बाद जो टाइम मिलता है उस टाइम में आपने फिजिकल की तैयारी शुरू कर दी? जैसे आजकल
बच्चों को फिजिकल की तैयारी शुरू करने का कुछ ज़्यादा ही वो है, शुरुआत की है। मतलब जो बंदे के अभी एग्ज़ाम हुआ नहीं है उससे पहले फिजिकल की तैयारी शुरू कर दी है, तो मेरे को सही नहीं लगता। एसएससी जीडी के लिए तो लगभग 6-7 महीने का टाइम देती है एसएससी। जैसे मेरा एग्ज़ाम 22 फरवरी को था और मेरा फिजिकल हुआ है अगस्त अक्टूबर में आकर। तो मतलब बहुत सफिशिएंट टाइम है कि कोई नॉर्मल कितना भी, चाहे हेल्दी चाहे कुछ भी हो, अगर वो 6-7 महीने 24 मिनट में 5 किलोमीटर करना इतना हार्ड नहीं है जितना लोगों को लगता है। तो इसलिए पूरा आंसर के आने के बाद से शुरू कर देनी चाहिए। जैसे अपन अपनी साइड राजस्थान की साइड के जैसे 140 के आसपास कट ऑफ रहते हैं, हमेशा उससे ऊपर कभी नहीं। पिछली बार गई थी बस, उससे ऊपर कभी नहीं गई। तो इसलिए जो 135 के आसपास हो उनको आंसर के आने के बाद दौड़ना शुरू कर लेना चाहिए, क्योंकि एसएससी सफिशिएंट टाइम देती है, 5, 6, 7, 8 महीने देती है, आराम से तैयारी कर सके फिजिकल। और फिजिकल में मतलब कि डाइट वगैरह का भी बच्चों का इश्यू रहता है, डाइट का क्या फॉलो किया था? डाइट तो सर यही नॉर्मल चने वगैरह मूंगफली ये भिगो के यही खाने के लिए, कोई प्रॉपर स्पेशल तो कुछ किया नहीं। और दोनों टाइम दौड़ना, मतलब शुरुआत में तो मैं एक टाइम में दौड़ता था, फिर लास्ट में दोनों टाइम दौड़ना शुरू कर दिया जब मेरा आरपीएफ का फिजिकल पास में आने वाला था, तो इसलिए। मतलब सुविधाओं का तो अभाव रहा ही है, जैसे हमने बताया था कि कोई इतना इकोनॉमिकली हम स्ट्रॉन्ग नहीं थे। सुविधाओं में सिर्फ इतना ही मिला है कि सुबह का खाना खाओ, पढ़ने बैठ जाओ, फिर शाम को खाना खाओ, फिर से पढ़ने बैठ जाओ। सुविधाओं में हमें सिर्फ इतना ही मिला है, बचपन से हमने सिर्फ इतना ही किया है ना। फिर अब जब गाइडेंस प्रॉपर मिल गई, तो अभी जो डाइट है तो वो बच्चों को डाइट पे अपना फोकस करना ही चाहिए, क्योंकि डाइट अगर मतलब फिजिकल नहीं होगा तो फिर आगे पास नहीं होगा। मेडिकल में भी बच्चों का इश्यू रहता है। मेडिकल जब सबसे ज़्यादा एग्जाम के बाद जो बच्चे निकाले जाते हैं प्रोसेस से, वो मेडिकल में होते हैं। तो मेडिकल का क्या है? मेडिकल सर जैसे कुछ को तो पता है कि मेरी दिक्कत जैसे कलर विजन हुआ या फिर केरी एंगल या नोकनी, कुछ ऐसा पॉइंट जो कभी अपना पास होने वाला नहीं, हर बार वो आएगा पकड़ में। तो इससे अच्छा तो अपन किसी और तैयारी की ओर आगे बढ़ेगी। अगर एक ही एक बात गलती को बार बार दोहराएंगे तो उससे कोई फायदा तो मिलने वाला है नहीं। और बाकी कोई मेडिकल में ये है कि बच्चे को बस थोड़ा नर्वस नहीं होना है। जैसे कुछ नर्वसनेस के कारण जो पॉइंट बनते हैं, जैसे हाथ पैर का कांपना है, या फिर उस टाइम पे अपन घबरा जाते हैं, कुछ बता नहीं पाते हैं, तो तब उसमें तो उससे तो बचना है अपने को। कुछ अदर एक्टिविटी से बच के रहना। और फिजिकल मेडिकल के टाइम पे भी अपने को ट्रेवलिंग पे, मेरे भी जैसे फिजिकल से जस्ट 2 दिन पहले मेरे पैर में कांच सूख गया, 2-3 टाके आए थे। कांच सूख गया था ना? हाँ 2-3 टाके आए, तो फिर वहाँ पे दौड़ने में भी दिक्कत आई होगी। हाँ दौड़ने में दिक्कत आई। मैंने 4 दिन का एक्सटेंशन लिया था, फिर मेरा फिजिकल 26 को था, उसको बढ़वा के मैंने 1 तारीख को करवाया था। लास्ट डेट 1 तारीख थी, इसलिए मेरा 1 तारीख को हुआ था फिजिकल। फिर उस समय मेरे पैर में खून वगैरह आ गए थे, खून वगैरह भी चलने लगे थे। तो फिर वहाँ वो फर्स्ट एड दिया होगा ना? हाँ वो सब कुछ वो तो ठीक है, लेकिन मेडिकल में ये है कि बच्चों को मतलब खुद से। तो आप रुक सकते थे, आप रुके क्यों नहीं? रुकना तो सर वही पीछे वाली बात आ जाती, फिर रुक ही जाते थे। इसीलिए रुकने का तो जमीन का तो कोई ऑप्शन था ही नहीं, रुकने का तो कोई ऑप्शन ही नहीं था। मेरे को तो ये भी लगता है कि अगर मान लो कि मैं उस दिन मेरे को 26 को दौड़ने के लिए बोलते तो भी मैं रुकता तो नहीं, चाहे मैं फेल हो जाता, 26 मिनट में आता, 28 में आता, लेकिन चक्कर तो 12। तुमने बात बोली कि जुनून, जुनून सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आपके अंदर कुछ कर गुजरने का जुनून जरूर होना चाहिए। अगर वो जुनून नहीं है ना, तो आप कुछ बड़ा हासिल कर ही नहीं सकते। मेडिकल की एक इम्पोर्टेंट चीज ये भी है कि जब भी नोटिफिकेशन आता है तो कैंडिडेट को ध्यान रखना चाहिए कि वो उसमें रिक्वायरमेंट दी रहती है, डिटेल में बताया रहता है कि हमें क्या क्या मेडिकल में चाहिए, तो एक बार वो जरूर पढ़ लेना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि मेडिकल में मतलब तीसरे स्टेज का होता है, तो उसमें टाइम बहुत लग जाता है ना। उस दौरान अगर मेडिकल में जाके अनफिट हो जाता है ना ये बच्चा, तो पहली बात तो वो उसकी तैयारी जो की हुई है वो सारी वेस्ट हो जाती है, वो टाइम भी वेस्ट हो गया। दूसरा, इतनी लंबी प्रोसेस के बाद अगर बाहर हुआ तो आगे के जो एग्जाम है उन पर इम्पेक्ट दिखेगा, उसका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा उसका ना। तो वो आगे के एग्जाम में उसमें सेल्फ डाउट आना स्टार्ट हो जाता है हमेशा कि वो क्या पता इसमें भी होगा नहीं होगा ना। तो सेल्फ डाउट से बचने के लिए बच्चे को हमेशा ये फोकस करना चाहिए कि जो रिक्वायरमेंट है उनको वो फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा। सही भैया, इतनी लंबी प्रोसेस के बाद कोई बाहर होता है तो उसको परेशानियां तो बहुत झेलनी पड़ती है। तुम्हारा फेवरेट खेल कौन सा है? फेवरेट खेल क्रिकेट। और फेवरेट प्लेयर? क्रिकेट में फेवरेट प्लेयर रोहित शर्मा, क्योंकि उसका जो बैटिंग करने का बेखौफ अंदाज और वो अपने जूनियर प्लेयर सीनियर प्लेयर के साथ उसकी बॉन्डिंग जो उनको साथ लेके चलता है, वो मुझे
बढ़िया लगता है। मतलब टीम वर्क वाला काम हाँ, तुम्हें team- अच्छा लगता हाँ, है। ये। और क्रिकेट के अलावा कोई और खेल जो पसंद हो तुम्हें, तुम खेलते हो अपनी प्रिपरेशन के दौरान, प्रिपरेशन के पहले, जिसमें मतलब मजा आता है उसको खेलने में? तो क्रिकेट ही है सर, उसके अलावा कोई खेल ऐसा मेरे को आता तो है नहीं। क्रिकेट आता है क्योंकि प्रिपरेशन के बीच साथ में भी क्रिकेट का मतलब खेलता रहता हूँ मैं। ऐसा एक भी दिन नहीं गया प्रिपरेशन में कि मैंने 2 घंटे या 1.5 घंटे क्रिकेट पे नहीं दिए। मतलब जिस दिन एग्जाम था उसके पहले दिन भी हाँ, क्रिकेट खेल के आए हो? उसके पहले दिन भी क्रिकेट खेल के आया हूँ। यहाँ तक कि मैं उस दिन पेपर देने के लिए जयपुर आया था, तब भी आप मेरे को उस पार्क के बाद मैं क्रिकेट देख के गया था वो पेपर देने। अच्छा, इतना फेवरेट है हाँ, तुम्हारा फेवरेट क्रिकेट। क्या सिंघम नाम होने की वजह से ही ये वर्दी वाला जॉब चुना है? तो और ये सिंघम नाम के पीछे की स्टोरी क्या है? ये वर्दी वाले जॉब की बात तो ये है कि ये जो फिल्म है दबंग है, सिंघम है, सिम्बा है, बॉर्डर है, इन फिल्मों में वर्दी को देखकर ये लगता है कि वर्दी का हो रहा है, लोग वर्दी को देखकर सलाम करते हैं, इसलिए वर्दी की जॉब करने की इच्छा हुई तो मैंने ये SSC GD की तैयारी शुरू की। और रही बात नाम सिंघम नाम की, तो वो आपको मेरे से ज्यादा पता है क्योंकि वो नाम आपने ही दिया है। बचपन में मैंने ऐसा क्या करता तो आपने मेरे को सिंघम बोलना। सिंघम नाम के पीछे की स्टोरी ये है कि एक बार हम मूवी देख के आए थे सिंघम, तो सिंघम वाला जो मेन स्टे बना वो एक खेलते खेलते कर रहा था, तो मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने इसका नाम भी सिंघम ही रख दिया। दूसरा वो जो मतलब कि वो कौन सा लम्हा था जिस टाइम आपको लगा कि मेरे को तो अब ये करना ही पड़ेगा? जब पिछली बार नहीं हुआ और मोहल्ले वाले तंज कसने लगे कि तुझसे नहीं हो पाएगा, और लगातार मेरा घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया था क्योंकि जिसको मिलता वो यही बोलता तेरी ज्वाइनिंग कब है, ये कब है, क्योंकि जिसमें तो मेरा मजाक उड़ाने लगे, मजाक उड़ाने लगे। सटायर कर रहे थे हाँ, तुम्हारे मेरा ऊपर। फाइनल सिलेक्शन भी नहीं हो पाया, इसीलिए मेरे को लगा कि इस बार तो पिछली बार अगर अपना होता तो BSF मिलती, लेकिन इस बार कुछ बड़ा है और अपने को सचिवालय जाना है, SSF लेनी है। तो मैंने शुरू से ही डिसाइड किया था कि मैंने गोल बनाया था कि 155 से कम नंबर तो आने नहीं चाहिए, क्योंकि 100 पिछली बार SSF की कट ऑफ 158 के आसपास थी। तो मैंने इस बार डिसाइड किया कि अगर पेपर मॉडरेट हुआ तो 155 में अपना हो जाएगा। तो मैंने 155 गोल बनाया था और वो मैंने अचीव भी किया, 157 नंबर रहे। हाँ, तो पूरा जयपुर घूमने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट सवाल मुझे ये बता दो कि अब जो एग्जाम में आने वाले बच्चे हैं उनको तुम्हारा क्या मैसेज है? सर, अब जो 23 फरवरी से SSC GD 2026 के एग्जाम शुरू होने वाले हैं, मैं मेरे अपने भाई बहनों से यही बात बोलना चाहूंगा कि अब नई चीज से बचे, नई चीज पढ़ने से बचे, अपनी पुरानी चीज जो भी आपने पढ़ी है उसको मैक्सिमम रिवीजन करिए। और जो अपने हिंदी भाषाई वाले राज्य है जैसे यूपी है, राजस्थान है, हरियाणा, जहाँ लगभग 60 बिहार में सबसे ज्यादा बच्चे हैं, 60-70% बच्चे जो हिंदी चूज करते हैं, वहाँ कट ऑफ 85% 90% से कम नहीं जाने वाली। तो आपको मैथ रीजनिंग में तो 80 में से 80 स्कोर करना ही पड़ेगा एटलीस्ट। लैंग्वेज और GS में भी इतना स्कोर करना पड़ेगा कि आप कम से कम 85% अंक प्राप्त कर दो। तो 135 से कम कट ऑफ रहने वाली भी नहीं है। यहाँ अपनी राजस्थान की बात करो, चाहे यूपी की चाहे हरियाणा की, तो हमें मैथ रीजनिंग में 80 में से 80 लेके ही आने पड़ेंगे। तभी अगर मैथ में एक क्वेश्चन या रीजनिंग में भी एक सिली मिस्टेक से क्वेश्चन गलत हो रहा है तो अपन कई हजार गुना 10,000 5,000 बच्चों से पीछे जाते जा रहे हैं। तो अपने को मैथ रीजनिंग में पूरा में से पूरा स्कोर करना पड़ेगा और एटलीस्ट हिंदी और GS में भी इतना स्कोर करना पड़ेगा कि अपन टोटल 85% पास कर जाए। तो मेन बात यही है कि अगर आपको GD में सिलेक्शन लेना है तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है प्रैक्टिस बहुत सारी करो, मॉक टेस्ट दो, मॉक टेस्ट एनालिसिस करो, एनालिसिस नहीं करते तो मॉक टेस्ट मत दो, है ना? ठीक है। दूसरा, अगर आपको टॉपर बनना है या फिर सिलेक्शन भी लेना है तो एटलीस्ट आपको मैथ रीजनिंग तो पूरा का पूरा मतलब 100% होना ही चाहिए। GK GS के अंदर भी आपको इतना स्कोर करना है 85% से अबव, तब आप सिलेक्शन के काबिल हो पाओगे। और इससे ज्यादा अगर आप लेके आते हो तो आपका रैंक सिक्योर होगी। जैसे कि अनीस ने GK GS के अंदर पूरा स्कोर किया था, कितने किया थे अनीस? 32% GS में किए और हिंदी में मैंने 37.50 और मैथ रीजनिंग में 100% स्कोर किया था। उनका टोटल स्कोर है इनका 156.99, फिर 57 मान सकते हैं। तो ये थी हमारी बातचीत अनीस से। ये बातचीत हमने बिल्कुल रो रखी है, जो इनकी पूरी जर्नी थी उस तरीके से इन्होंने जो लर्निंग है, जो इन्होंने फेस की थी प्रॉब्लम, वो आपके साथ शेयर की है।